आज के शो में नेशनल बैंक डिस्प्लेसमेंट फंड्स के साथ क्या हुआ, तल्ख हकायक बेनकाब। यूथ लोन स्कीम वजीर आजम का ख्वाब पूरा क्यों ना हो सका। वजीर आजम यूथ लोन स्कीम की नाकामी के जिम्मेदार अनासिर बेनकाब। नाकाम अनासिर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी आखिर क्यों। नेशनल बैंक ढाका करप्शन रेफरेंस, कौन कौन बेनकाब होगा। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज के प्रोग्राम में हम बात करने लगे हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। एक प्रोग्राम हमने कुछ दिन कबल किया और उस प्रोग्राम में हमने बताया कि क्या वजह है कि कौमी बैंक की साख मजरू हो रही है। इसके पीछे चंद अनासिर हैं, कुछ करप्शन केसेस बार बार रिपोर्ट हुए, मीडिया की नजर हुए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, लेकिन उनके पीछे असल हकायक क्या हैं वो जानने की कोशिश करी। कुछ ऐसे पसे पर्दा हकायक जो शायद आपने अब तक ना सुने हो, ना देखे हो, वो हमने आपके सामने रखे। असल मकसद ये था, असल मकसद बताना और ना किसी को डिफेम करना था, बल्कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो अनासिर जो कि बार बार न सिर्फ नेशनल बैंक को, न सिर्फ नेशनल एक्सचेकर को, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को भी और उनके एतमाद को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। वो अनासिर कौन है, हम उनको बेनकाब करेंगे। वो अनासिर आखिरकार कौन है, उनका चेहरा बेनकाब होना जरूरी है। मामला शुरू करते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने बात की थी एक प्रोग्राम में और मैंने जिक्र किया था उस अलाउंस का जो कि डिस्प्लेसमेंट के नाम पर, यानी जो लोग अपने डोमिसाइल से या जिनकी जहां अपॉइंटमेंट हुई होती है वहां से उनका ट्रांसफर होता है नेशनल बैंक में, उन एग्जीक्यूटिव्स का, उनको वो अलाउंस उनकी सैलरी का 25% बेसिक सैलरी का मिलता है। इस अलाउंस के पीछे क्या कुछ पसे पर्दा हकायक हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं या कुछ ऐसे अनासिर हैं जिन्होंने इन अलाउंसेस से फायदा उठाया, न सिर्फ फायदा उठाया बल्कि इन अलाउंसेस की मद में 50 करोड़ से ज्यादा की हुड़दुड़ करी। किसकी अथॉरिटी से डिस्प्लेसमेंट अलाउंस के नाम पर यह तमाम फंड्स जारी हुए, कौन कौन मुस्तफीद हुआ, किस किस को यह फंड मिले, आज के प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। कुछ लिस्ट मैंने प्रोग्राम में आपको दिखाई थी और मेरा मकसद इस प्रोग्राम में तहकीक करना इसलिए था कि एक खत जो कि FIA की तरफ से लिखा गया, और यह खत लिखा गया 9 दिसंबर 2016 को। इस खत के अंदर डायरेक्टर ऑफ FIA नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर एक्सटर्नल एजेंसीज को खत लिखते हैं और कहते हैं कि हमें कंप्लेन मौसूल हुई है डिस्प्लेसमेंट फंड्स के हवाले से, उसमें मुबैना खुर्द-बुर्द के हवाले से, और इस हवाले से, इस कंप्लेन के हवाले से हम ये चाहते हैं कि आप हमें डिटेल्स फराहम करें। और इसमें कहा गया जी कि आपको 1 माह का वक्त दिया गया है और कंप्लीट इंक्वायरी करके इस कंप्लेन पर इसका क्या हुआ हमें बताया जाए। और ये ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से 9 दिसंबर 2016 को लिखा गया। हमने जब मालूमात करी तो पता चला कि जनाब ये खत पहला नहीं है, इससे पहले 4 खत लिखे जा चुके हैं FIA की तरफ से नेशनल बैंक के एक्सटर्नल एजेंसीज डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट को, कि आखिरकार हमें तफसीलात फराहम की जाए इस कंप्लेन के बारे में कि आखिर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से माजरा क्या हुआ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। FIA ने 4 बार पूछा, एक बार नहीं 4 बार इंक्वायरी लेटर्स गए नेशनल बैंक को। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या ये रिपोर्ट दबाने की कोशिश करी, किसी का नाम था इसमें, हमें बेनकाब करना है, हमें वो नाम बताने हैं, हमें आगे चल के आज प्रोग्राम में बहुत कुछ बताना है। और मैं कंप्लेन की तरफ आता हूं। इस कंप्लेन के अंदर लिखा गया, जिस कंप्लेन के मंदरजात में विसिल ब्लोइंग पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा गया कि उस पॉलिसी के तहत यह कंप्लेन रजिस्टर कराई गई, बैंक के प्रेसिडेंट को यह खत लिखा गया और यह खत लिखा गया 24 अगस्त 2016 को। इसमें कहा गया कि जो इस पर मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं और बोर्ड मीटिंग नंबर 103 का हवाला दिया गया जो 22 अक्टूबर 2012 को हुई, जिसमें यह कहा गया कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट अलाउंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया मीटिंग नंबर 103 में कि अलाउ नहीं किया जाएगा और इस हवाले से सख्ती से अमल किया जाएगा कि किसी को भी ऐसा अलाउंस ना मिले जो 25% इंक्रीज होती है बेसिक सैलरीज में, वो ना हो। जिनके ट्रांसफर हुए हैं उनके डोमिसाइल के इलाके से या जहां उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वहां से, उनको ये डिस्प्लेसमेंट अलाउंस ना मिले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये फैसला हुआ नंबर 103 और बोर्ड मीटिंग हुई 2012 में।
ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट अमाउंट के हवाले से। ये कंप्लेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, FIA, DG NAB, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बैंक सबको गई। इस कंप्लेन के बाद क्या हुआ? इस कंप्लेन के बाद एक खत इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस का जो नेशनल बैंक के इस एजेंसी, इस कोऑर्डिनेटर ने लिखा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को, और इस खत के अंदर साफ अल्फाज में कहा गया कि हमें 10 दिन दिए गए जनाब FIA की तरफ से। 10 दिन के अंदर आप रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव हमें फराम करें कि आखिरकार मामला हुआ क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस के साथ क्या कारस्तानी हुई है, किसने की है। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। हमने देखा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ अनासिर को जो इस पूरे मामले 50 करोड़ से ज्यादा के मामले में, क्योंकि ये मामला पैसों का है, ये पैसे मेरे और आपके हैं, ये टैक्स पेयर मनी है, ये अलाउंस जो दिया गया एम्प्लॉइज को ये अनऑथराइज तरीके से दिया गया। ये कैसे दिया गया अनऑथराइज तरीके से, ये भी आज के प्रोग्राम में साबित होगा। मैं आपको ये बताता चलूं क्योंकि वो लेटर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस खत के अंदर वो दस्तखत मौजूद हैं जिन अनासिर ने ऑपरेशन कमेटी के नाम पर इस डिस्प्लेसमेंट अलाउंस को अप्रूव किया। ये वो खत है, डिस्प्लेसमेंट अप्रूवल लेटर, जिस खत के अंदर जो मेरे हाथ में है इसमें तकरीबन 3 SEVPs, 3 यानी सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स के दस्तखत मौजूद हैं। ग्रुप ऑपरेशन चीफ नौशेरवा आदिल के दस्तखत मौजूद हैं। ये प्रॉपर्टी एंड प्रेमिसेस विंग लॉजिस्टिक्स सपोर्ट डिपार्टमेंट का लेटर है, ऑफिस नोट 27/1/2016 का, जिसमें कहा गया जी कि ऑपरेशन कमेटी ने फैसला किया नेम, जो नाम है जिन एम्प्लॉइज के लिए अप्रूव किया गया, उनका ग्रेड, उनको जो घर फराम किया गया उसकी तफसीलात, और उसके साथ साथ उसमें तकरीबन 5 अफराद के दस्तखत, जिसमें SEVP ग्रुप चीफ ऑपरेशन शामिल हैं, ग्रुप चीफ HR शामिल हैं, और इसके साथ साथ ये लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्रुप का खत, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह इंकशाफ हो गया कि आखिरकार किसने इलीगल तरीके से अनऑथराइज तरीके से, यानी बोर्ड ऑफ मीटिंग का इजलास मौजूद, जिस बोर्ड ऑफ मीटिंग के इजलास में फैसला हुआ कि ऐसा कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा। हम एक कंपनी चलाते हैं, अगर उसमें कहें जी कि पॉलिसी डिसीजन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि अब ऐसा अलाउंस नहीं दिया जाएगा, और 103 नंबर बोर्ड मीटिंग 2012 डेट भी मौजूद, ये खत मौजूद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स मौजूद, लेकिन इसके बावजूद ये ऑपरेशन कमेटी के इन अफराद ने दस्तखत किए और इस अलाउंस को अप्रूव करा लिया चंद अनासिर के नहीं, यानी उनको सरकारी बैंक की तरफ से रिहाइश का भी फराम हुई और उनको 25% अलाउंस भी मिला, करोड़ों रुपए। जनाब ये टैक्स पेयर मनी था, ये मेरा और आपका पैसा था, ये अवाम का पैसा था। किसने? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के चंद अनासिर ने इसको अप्रूव करा लिया, अप्रूव कराया। बाद में फिर क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी के ऊपर FIA ने इंक्वायरी लेटर लिखा, इसी के ऊपर पूरी कंप्लेन रजिस्टर हुई, इसी के ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हुई। ये वो खत है जो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, इस पे दस्तखत है SEVPs के, और 3 SEVPs के नाम सामने इस वक्त आ रहे हैं, ऑपरेशन चीफ का नाम इसमें सामने आ रहा है, जिनके दस्तखत इस खत पर मौजूद है। इसके बाद जो हुआ ये कि एक रिकवरी लेटर बनाया गया, और उन तमाम अफराद को, चूंकि जब पता चला कि एक काम गलत हो चुका है, तो उन तमाम अफराद को जिन्होंने ये जो मुस्तफीद हुए थे इस अलाउंस से, उनको खत लिखे गए और उनको रिकवरी लेटर्स इशू किए गए। मिसाल के तौर पे उसमें लिखा गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू पे अमाउंट इन कनेक्शन ऑफ अकोमोडेशन फर्निंग रिफर्बिशमेंट अवेल्ड बाय यू। अब इसमें अमाउंट्स आप देखते चलें, किसी को लिखा गया कि आपको 45 लाख रुपए वापस करने हैं। ये सरकार का पैसा था 45 लाख रुपए, किसने? एक ऑपरेशन कमेटी ने अप्रूव कर दिया। किसी को 5,41,000 रुपए कहा गया कि आपको वापस करने हैं, किसी को 17 लाख रुपए का कहा गया आपको वापस करने हैं, किसी को 21 लाख रुपए, किसी को 55 लाख रुपए, किसी को 59 लाख रुपए। यह कहा गया जी कि आपने रेंट, रिफर्बिशमेंट, फर्निशिंग के नाम पर जो अलाउंस लिया उसको वापस करें, आपने ये गलत तरीके से लिया। ये लेटर बाकायदा इशू हुआ और इस लेटर की कॉपीज हमने हासिल करी। ये वो रिकवरी लेटर्स हैं जनाब जिनके जरिए जो रकम गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई उसको रिकवर करने के लिए बैंक ने बाकायदा खत लिखा, और इस खत के अंदर उन लोगों को एड्रेस किया गया कि आप मुस्तफीद हुए हैं इलीगल तरीके से, इसलिए आप ये पैसा वापस करें। ये सारे इंपॉर्टेंट इंकशाफात आज के प्रोग्राम में हो रहे हैं। ये अहम मामलात हैं, हसास मामलात हैं, मामला सरजाने का है, मामला अवाम के एतमाद का है, मामला फाइनेंस का है, कौम के पैसों का है। रिकवरी भी हुई, मैं आपको बताता चलूं, एक रिकवरी चेक भी हम दिखाते चलते हैं। रिकवरी हुई एक आध जनाब, रिकवरी भी हुई, ये देखें आप, रिकवरी का चेक भी आएगा, रिकवरी भी हुई। लेकिन ये जरूर बता, 3,31,000 रुपए की रिकवरी का एक चेक है, मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। लेकिन सर मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मैं उसी लेटर को, जो अप्रूवल लेटर है, कि गलती किसकी थी? जो अप्रूवल लेटर है उस पर दस्तखत किसके थे?
जो लोग मुस्तफीद हुए वो गलत है या जिसने अप्रूव किया वो गलत है? बोर्ड मीटिंग के खिलाफ जाकर ये किस तरह अप्रूव हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट अलाउंस किस तरह अप्रूव हुआ बोर्ड मीटिंग के खिलाफ? ये जिन लोगों ने दस्तखत किए इस अप्रूवल लेटर पर, ये लोग, ये अनासिर, ग्रुप चीफ, इसके साथ साथ दीगर लोग जिनके नाम है, जिनके दस्तखत है इसके ऊपर, लेटर के ऊपर, इन लोगों को कौन पकड़े? गलती उनकी थी जिन्होंने अप्रूव किया या गलती उनकी थी जिन्होंने लिया? बराबर ही गलती होगी, लेकिन ज्यादा बड़ी गलती उनकी है जिन्होंने इसको अप्रूव किया और बैंक का पैसा इस तरह से जाया हुआ और फिर उसके रिकवरी करने के लिए खत लिखे गए और फिर अमाउंट पूरी रजिस्टर कराई गई, रिकवरेबल अमाउंट और दीगर पूरे चार्ट्स बनाए गए, वो भी मेरे पास हैं। हमारे पास बहुत कुछ है आज बताने को प्रोग्राम में, क्योंकि मैं इस ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपको यह बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर का वो ख्वाब जो उन्होंने यूथ के हवाले से देखा था वो पूरा क्यों ना हो सका, उसके पीछे वजह क्या थी, उसके पीछे अनासिर कौन थे। आज के प्रोग्राम में बेनकाब होगा, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां बेनकाब हो रहा है आज बहुत कुछ, ऐसा सब कुछ जो आपने शायद पहले ना सुना होगा ना देखा होगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यहां पर किसी की साख को मजरू करना नहीं है, यहां मकसद किसी को डीफेम करना नहीं है, लेकिन वो पसे पर्दा हकायक कौम के लिए जानना जरूरी है कि कौन लोग हैं आखिरकार जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े बड़े मेगा किस्म के फ्रॉड्स हो रहे हैं इस बैंक के अंदर। वो चंद मुट्ठी भर अनासिर, उनको बेनकाब होना जरूरी है, बहुत जरूरी है उनका बेनकाब होना। मैंने अभी आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट के नाम पर किस तरह फंड्स की खुर्द-बुर्द हुई, फंड्स अप्रूव किए गए, फिर रिकवरी के लेटर्स इशू किए गए। आपने उन लोगों से रिकवरी के लेटर तो लिख लिए जिनको आपने फंड्स दिए थे और वो पूरी लिस्टें बना बना के आपने भेज दी कि कितनी अमाउंट रिकवर होनी है रेंट की मद में, कितनी अमाउंट रिकवर होनी है फर्निशिंग की मद में, यानी किसी ने घर भी लिया उस पर 40-40 लाख रुपए की फर्निशिंग भी करवाई, घर को रेनोवेट भी करवाया। उसको रेनोवेट कराने के बाद बड़े मजे से जनाब ने अपनी सैलरी भी 25% बढ़वा ली, यानी आप घर का रेंट भी आप बैंक दे, घर भी आपको बैंक दे, घर की आपकी सैलरी भी 25% बढ़ जाए, आप घर की फर्निशिंग पे 40-40 लाख रुपए भी खर्च करें और फिर बैंक आपको रिकवरी के लेटर लिखे कि जनाब ये क्योंकि बोर्ड मीटिंग के खिलाफ हुआ है इसलिए आप ये रकम वापस कर दें। तो बोर्ड मीटिंग के खिलाफ जिन्होंने किया, जिस ऑपरेशनल कमेटी ने अप्रूव किया, जिनके लेटर्स दिखा रहे हैं हम आपको, उनके खिलाफ क्या हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? एफआईए खत लिख रही है बार बार, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? किसी ने पूछा क्या जो रिपोर्ट 10 दिन के अंदर एफआईए ने मांगी, जो खुद नेशनल बैंक का लेटर कहता है, वो 10 दिन में रिपोर्ट किधर गई? उन लोगों के साथ क्या हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा, मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि मैं अब जिस तरफ बढ़ने लगा हूं वो वजीर आजम पाकिस्तान का वो ख्वाब है जो उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद उसको अमली जामा पहनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम का ऐलान किया। यह बड़ी अहम स्कीम है। इस स्कीम के तहत, यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत कहा गया कि उन नौजवानों को, नौजवान अफराद को जो बेसिकली कारोबार नहीं कर सकते, नौकरियां मुल्क में नहीं है, उनको कर्जे फराम किए जाएंगे और उन कर्जों से वो अपना घर चलाएंगे, मईशत को बेहतर करेंगे और उसके साथ साथ मईशत को बेहतर करने के साथ साथ अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये बड़ा अच्छा ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का था और इस ख्वाब के तहत उन्होंने बैंक ऑफ पाकिस्तान को अहम जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने कहा जी कि इस स्कीम को, यूथ बिजनेस लोन स्कीम की इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का कलीदी किरदार था, ख्वाब था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। मरियम नवाज साहिबा इसमें आगे थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम का। आखिरकार इसके साथ क्या हुआ, मैं लेटेस्ट फिगर्स आपके साथ शेयर करता चलूं। ये फिगर्स वो हैं जो कि रेडियो पाकिस्तान बोलता है, ये डिसबर्समेंट फिगर्स हैं। इसके मुताबिक यानी 2013, दिसंबर 2013 से लेकर अब तक, अब ये कहते हैं जी कि तकरीबन 17,000 लोगों को ये लोन बोरो किया गया और अगर इसकी रकम की बात करें तो ये तकरीबन 17.1 अरब रुपए ये रकम इशू की गई, डिसबर्स की गई यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत। 17.1 बिलियन रुपीस 17,000 बोरोवर्स को इशू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब था यूथ लोन के हवाले से नौजवानों को कर्जा देना था ताकि वो बिजनेस कर सकें, इसलिए कर्जा देना था। 17,000 लोगों को कर्जा मिला, लेकिन दरअसल टारगेट्स क्या थे ये भी बड़ा जानना जरूरी है। अगर इन फिगर्स पर जाएं, यूथ बिजनेस लोन फिगर्स पर जाएं, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दिसंबर 2013 में टारगेट सेट किया था कि 1 मिलियन यानी 10 लाख अफराद को यह लोन इशू किया जाएगा, 10 लाख अफराद को। और इन एक्चुअल कितने अफराद को हासिल हुआ? 17,000 अफराद को। जनाब 10 लाख अफराद को लोन देना था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन आती है इस बारे में कि डिसबर्समेंट अंडर दिस स्कीम हैज बीन ऑलमोस्ट हाफ। आपको देना था लोन
जनवरी 2017 या 17 तक आपको तकरीबन 10 लाख लोगों को यह लोन सैंक्शन करना था अंडर द यूथ बिजनेस लोन स्कीम। यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ख्वाब था, विजन था पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। उन्होंने जिम्मेदारी दी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया जी, 17,000 लोगों को लोन शुरू कर दिया। 10 लाख में से 17,000 क्या फीसद बनता है? 10 लाख का 17,000 शायद 1.7% बनता है, 2% बनता है। ये फिगर्स ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर्स हैं जो मैं कोट कर रहा हूं। 2% लोगों को यूथ बिजनेस लोन मिला। 10 लाख लोगों को मिलना था, महीने में 15 से 20,000 लोगों को यह लोन मिलना था महीने में। उनमें से सिर्फ 17,000 को यह लोन मिला। जनाब, जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एतमाद को किसने ठेस पहुंचाई? वज़ीर आज़म का जो प्लान था कारोबार करने का, यूथ को एक्सपेंड करने का, उनको विजन देने का, उसको किसने ठेस पहुंचाई? ये हम बेनकाब कर रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं, क्योंकि जब ये कमेटी कायम की गई तो इस कमेटी के अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक अहम फैसला, और इस फैसले के मुताबिक उन्होंने जनाब नौशेरवा आदिल साहब को चेयरमैन बनाया इस कमेटी का। ये वही नौशेरवा आदिल साहब है जिनके दस्तखत अभी आपने डिस्प्लेसमेंट स्कीम पर देखें। ये आप इस पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें कहा गया जी कि 3 एसवीपीज, 2 ईवीपीज, एक हाई पावर्ड कमेटी प्रेसिडेंट ने कंस्टिट्यूट की है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूथ बिजनेस लोन स्कीम। बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी ये, हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और कहा गया कि गवर्नमेंट का जो विजन है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नई जनरेशन को कमाई के मौके फराम करना, कारोबार के मौके फराम करना है। और कमेटी का चेयरमैन बनाया गया नौशेरवा आदिल साहब को। नाम याद रखिएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी आपने इन्हीं के दस्तखत देखे हैं। यूथ लोन के सरबराह कमेटी के भी यही जनाब है। यूथ लोन के सरबराह भी यही जनाब थे। प्राइम मिनिस्टर एक बार नहीं 2 बार नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आए ये पूछने के लिए कि इस लोन के ऊपर क्या पेशरफ्त है। और मैंने आपको पेशरफ्त बताई कि वजीर आजम का टारगेट था 10 लाख लोन इशू होंगे और इन एक्चुअल 17,000 लोन इशू हुए। 17,000 लोन इशू हुए। महीने में 15 से 20,000 लोन इशू कर रहे थे। इन लोगों ने 3 से 4 साल में 17,000 लोन इशूज करे। क्या हुआ यूथ बिजनेस लोन स्कीम के साथ? वजीर आजम का ख्वाब क्यों नहीं शर्मिंदा ताबीर हुआ, क्यों नहीं पूरा हुआ? कोई पूछेगा इस कमेटी से, कोई पूछेगा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस कमेटी से कि आखिरकार क्या वजह है कि यूथ बिजनेस लोन कामयाब नहीं हो सका। और तो और आप ये ना समझे कि सिर्फ ये हुआ कि ये लोन कामयाब नहीं हुआ, इसमें फ्रॉड भी हुआ। इसमें फ्रॉड भी हुआ। नैप को केस भी जाएगा। ये केस क्या जाएगा ये देखें, 77 मिलियन, तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा का केस है जिसके अंदर फ्रॉड किया गया। ये कहा गया जी कि इस हवाले से अप्रैल 2015 से जुलाई 2016 तक ऑपरेशनल फ्रॉड हुआ जिसमें अनऑथराइज्ड फ्लाइंग एंट्रीज हुई और इसके तहत आदिल और शाहनवाज जिसने तकरीबन 77 मिलियन रुपीस विड्रॉ कराए। सलीम मारनीवाला साहब ने कहा इस बारे में कि दिस इज अ सीरियस थिंग विच शोज द बैंक्स इंटरनल कंट्रोल्स वर नॉट वर्किंग। बैंक के इंटरनल ऑपरेशनल कंट्रोल काम नहीं कर रहे थे। ये कंट्रोल ही नहीं था, कोई मैकेनिज्म ही नहीं था, जिसकी वजह से इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। 77 मिलियन रुपीस का फ्रॉड यूथ बिजनेस लोन स्कीम में हुआ। और जनाब फिर क्या हुआ? केस नैप को फॉरवर्ड किया जाता है। केस नैप को फॉरवर्ड किया जाएगा ये कहा गया। बड़ा अहम सवाल है कि वजीर आजम पाकिस्तान चाहते थे कि इस मुल्क के नौजवान कर्जा हासिल करें, कारोबार शुरू करें और उनको 15 से 20,000 नौजवानों को महीने में कर्जा मिले। 15 से 20,000 ये बहुत बड़ी बात है। यानी नौकरी अगर नहीं है मुल्क में तो उन्हें कर्जा मिले, वो कारोबार कर सके, अपना घर चला सके, रोजगार बढ़ा सके। लेकिन इस लोन को 10 लाख लोगों को देना था 5 साल के अंदर, अभी तक सिर्फ 17,000 लोगों को दिया गया। फिर ऊपर से उसमें फ्रॉड भी हो गए, उसके ऊपर रकम की खुर्दबुर्द हुई, फ्लाइंग एंट्रीज हुई, बंदे पकड़े गए। बंदों के साथ क्या हुआ ये बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है। ये तमाम चीजें हम बेनकाब कर रहे हैं। आखिरकार यूथ बिजनेस लोन स्कीम की नाकामी के पीछे कौन था ये हम बेनकाब कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुआ। ये वो मीटिंग है जो 17 सितंबर 2015 को हुई, पीएम हाउस मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर मरियम नवाज साहिबा भी हैं, दानियाल अजीज साहब भी हैं, लैला खान साहिबा जो चेयरपर्सन है वो भी हैं और इसके साथ मुसद्दिक मलिक साहब भी हैं। नेशनल बैंक की तरफ से आप देख सकते हैं इस मीटिंग में इकबाल अशरफ साहब हैं, जाहिद चौधरी साहब हैं और जनाब नौशेरवा आदिल साहब हैं एज चेयरमैन पीओसी। उनका नाम लिखा हुआ है एज चेयरमैन पीओसी। ये आप देखें इस वक्त स्क्रीन पर जो ड्राफ्ट आप देख रहे हैं ये वो पीएम हाउस की मीटिंग का ड्राफ्ट है। जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के अंदर ये लोग मौजूद थे और जिस तरह मैंने कहा कि कमेटी कायम की गई थी, कमेटी कायम हुई थी और कमेटी के अंदर इनको सरबराह बनाया गया था उस कमेटी का नौशेरवा आदिल साहब को।
आखिरकार यूथ बिजनेस लोन के नाम पर वजीर आजम पाकिस्तान के ख्वाब को किसने शर्मिंदा ताबीर ना होने दिया? कि क्यों नहीं हुआ वो पूरा ख्वाब? वो लोन जो इशू होने थे वो क्यों नहीं हुए? 17,000 बोरोवर्स डिसबर्समेंट आपकी आधी हुई, आपको 10 लाख लोगों को कर्जा देना था और उस पर 70 मिलियन का फ्रॉड भी हो गया। जनाब वाह, आखिरकार इन लोगों से पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा? ये प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन डुअल नेशनल है और डुअल नेशनल होना कोई गैर कानूनी बात है, ये भी सवाल उठाएंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मेगा फ्रॉड जो कि तकरीबन 185 मिलियन डॉलर्स का, उस हवाले से पेशरफ्त क्या है, उस हवाले से नैब का रेफरेंस तो तैयार है, नाम किस किस के हैं हम बेनकाब करेंगे। अब तक पर मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। और यहां फिर मैं बताता चलूं, अब तक हमने जो किया है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर किया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर किया है। वो खतूत दिखाए हैं जो एफआईए ने लिखे हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को, वो खतूत दिखाएं जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने रिकॉर्ड्स का हिस्सा है, और सवाल उठाए कि आखिरकार क्या हो रहा है, आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मैं आपको ये बताता चलूं कि एक बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ढाका की ब्रांच से ताल्लुक रखता है, 185 मिलियन डॉलर्स का यह मामला, तकरीबन 18.5 अरब रुपए का मामला, कल नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी का हुआ इजलास, जिस इजलास के अंदर नैब की तरफ से डायरेक्टर ऑपरेशंस नैब जनाब एहतराम दार साहब पेश हुए, जिन्होंने कहा कि नैब इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि चंद दिनों के अंदर एक रेफरेंस फाइल करने जा रहा है, जिसकी अप्रूवल प्री एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में नैब दे चुका है। 16 अफराद के खिलाफ नेशनल बैंक में यह रेफरेंस फाइल करने जा रहा है नैब, 16 अफराद के खिलाफ। यह बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में 18.5 अरब रुपए का नैब रेफरेंस फाइल करने जा रहा है और 16 अफराद के नाम शामिल है, जिसमें 4 का ताल्लुक बांग्लादेश से। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात बताने की क्या है, यह मैं क्यों बता रहा हूं कि रेफरेंस फाइल करने जा रहा है, इसमें बड़ी अहम बात यह है कि इससे पहले 2 डेट्स हैं इसी खबर से मुतल्लिक नैब की इंक्वायरी के अंदर। इससे पहले 2013 1 मई 2013 को नैब की इंक्वायरी में कहा गया कि जो दरअसल बहरीन के चीफ थे, बैंक के प्रेसिडेंट को कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उनके खिलाफ बैंक के प्रेसिडेंट ने कार्रवाई नहीं करी, मामले को दबा दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल 2015 में एक ऑब्जर्वेशन दी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो बहरीन और ढाका के हेड थे ऑपरेशंस के, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, दबा लिया गया मामले को, कार्रवाई नहीं की गई और बाकायदा रिटायरमेंट देकर बेनिफिट्स के साथ उनको उनकी नौकरी जो है उनकी गई, उनको बेनिफिट्स मिले, उनको पूरा प्रोसीजर के बाद वो बाइज्जत तरीके से रिटायर हुए। डिस्पाइट दैट के स्टेट बैंक ने कहा था, नैब ने इंक्वायरी में कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ढाका के हवाले से अब 16 नाम तो हैं, लेकिन जिन नामों को दबाया गया था वो नाम भी सामने आएंगे, वो मामलात भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने अभी आपको मामला दिखाया है, 2 मामला डिस्प्लेसमेंट के मामला दिखाए हैं, जिसके अंदर मैंने बताया कि किस तरह करोड़ों रुपए इलीगल तरीके से ऑपरेशन कमेटी ने अप्रूव करे, फिर डिस्प्लेसमेंट अप्रूवल करने के बाद लोगों को कहा जी रिकवर करें पैसा, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि यूथ लोन का इंचार्ज कौन था, जनाब कमेटी का चेयरमैन कौन था, ग्रुप चीफ नौशेरवा आदिल साहब। ये आप जो देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का मामला, इस पे दस्तखत किसके हैं? नौशेरवा आदिल के दस्तखत, ग्रुप चीफ ऑपरेशन नौशेरवा आदिल के दस्तखत है। ये मैं नहीं कह रहा जनाब, ये खत पे लिखा हुआ है, दस्तखत हैं आपके मौजूद, नौशेरवा आदिल साहब के दस्तखत मौजूद हैं, दीगर एससीपीस के दस्तखत मौजूद हैं। इसी तरह से जब मामला यूथ लोन का है तो उस कमेटी के चेयरमैन सर आपको बनाया था, द हाई पावर्ड कमेटी, उसके चेयरमैन आप थे। तो क्या इस मामले को दबाया जाएगा, इनको भी रिटायरमेंट दे दी जाएगी? आपके जहनों में सवाल होगा। रिटायरमेंट दे दी गई है जनाब, बेनिफिट्स के साथ रिटायरमेंट दे दी गई है। यह है एक्सटेंशन लेटर जो आप इस पर देख रहे हैं, इनको रिटायरमेंट दी गई, अगले दिन इनको बेनिफिट्स मिले, और ये जनवरी 20 2017 लेटर सर्कुलर नंबर 02/2017 जो इनको एक्सटेंशन दे दी गई या फिर इनको दोबारा अपॉइंट कर दिया गया, मिस्टर नौशेरवा आदिल, एक्सटेंशन लेटर है ये। सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हेड प्रेसिडेंट टास्क फोर्स नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफिस। बड़ा अहम संगीन मामला इस पर है। ये वो शख्स है जो कि मैं नहीं कह रहा, ना मैं किसी को डिफेम करना चाहता हूं यहां पे, मैं हरगिज बताता चलूं, लोगों के अपने कैरियर्स होते हैं, लोगों के अपने बैंकिंग कैरियर्स हैं, सालों का एक्सपीरियंस है,
कोई यहां बैठकर किसी को ना फतवा दे सकता है, ना किसी के खिलाफ कोई यहां पे जजमेंट दे सकता है। लेकिन सर ये दस्तखत डिस्प्लेसमेंट अलाउंस के ऊपर जिस पर खुद आप लोगों ने रिकवरी मांगी, ये दस्तखत तो आपके हैं ना, ये दस्तखत आपके हैं, ये किसी और के नहीं, दस्तखत आपके हैं। इसी तरह से जब आपने यूथ लोन के आप चेयरमैन थे और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 10 लाख लोगों को कर्जा दिया जाएगा, सिर्फ 17,000 लोगों को कर्जा मिला, तो कौन है जिम्मेदार? फिर कमेटी के चेयरमैन तो आप थे नौशेर आदिल साहब, और आप ही को बना दिया गया दोबारा एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस पर एक्सटेंशन दे दी गई आपको। प्रेसिडेंट टास्क फोर्स किधर गई? मैं अगला सवाल जो पूछना चाहूंगा, किधर गई वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी? वेयर इज दैट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी? क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो 2014 का सर्कुलर आप देख रहे हैं, इस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया, इसमें कहा गया, ये प्रेसिडेंट का लेटर है जो आप सर्कुलर नंबर 7/2014 मई 27, 2014 को जारी हुआ, जिसमें कहा गया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, द बैंक विल टेक at task any person who has been and the bank will take all measures under law to ensure recovery of the amount in all such cases। यानी कहीं भी कोई इंक्वायरी होती है, करप्शन की बात होती है, फ्रॉड, फॉर्जरी, एम्बेजलमेंट, डिफेल्केशन, थेफ्ट, क्रिमिनल केसेस, तो उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी जाएगी। वो किधर है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी? वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आखिर किधर है? यानी वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या चंद लोगों के लिए होती है जो निचला स्टाफ होता है, या वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सबके लिए होती है? अगर कोई डिस्प्लेसमेंट अलाउंस गैर कानूनी तौर पर दे रहा है और उस पर रिकवरी हो रही है, तो ये क्या गैर कानूनी नहीं था? इस पर क्या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं लागू होती? इसी तरह कोई अगर यूथ लोन का सरबरा था, वजीर आजम पाकिस्तान का ख्वाब था जिसको पूरा नहीं होने दिया गया, क्या ये लोग वजीर आजम के खिलाफ साजिश कर रहे थे? क्या ये लोग वजीर आजम पाकिस्तान जो यूथ के लिए करने जा रहे थे उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे? वजीर आजम एक बार नहीं 2 बार नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गए, ये देखने के लिए कि इसकी क्या सक्सेस रेट है। आप उनको ये कहते रहे कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है, सब कुछ बेहतरीन जा रहा है। जनाब कैसे बेहतरीन जा रहा है? वो फिगर्स बता दें कैसे बेहतरीन जा रहा है। जब आपने 17,000 लोगों को लोन दिया और 10 लाख का वजीर आजम ने ख्वाब देखा था, वजीर आजम ने कहा 10 लाख लोगों को लोन देंगे, और उस पर 77 मिलियन का फ्रॉड हो गया ऑपरेशंस के अंदर ही। आप ऑपरेशन चीफ है सर, ये कैसे हो सकता है कि आप जिम्मेदार ना हो, या आप नहीं भी हैं तो आप ये बताएं तो कि कैसे हो गया 70 मिलियन का फ्रॉड यूथ बिजनेस लोन स्कीम के अंदर जो नैप को केस फॉरवर्ड हो रहा है। ये सारे अहम मामला हैं, ये सारे अहम मामला हम बेनकाब कर रहे हैं। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर आने लगा हूं इस वक्त, क्योंकि ये इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं पास, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये बैंकिंग के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है जस्टिस ये एनडीएफसी जो एचबीएफसी केस है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जस्टिस मोहम्मद आजम खान आफरीदी साहब ने ये फैसला दिया जी कि द कोर्ट डिसाइडेड, ये इसमें बेसिकली जो पढ़ के सुना रहा हूं, द कोर्ट डायरेक्टेड द रेलेवेंट अथॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एज हाउ अ फॉरेन नेशनल वाज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द स्टेट रन लोन प्रोवाइडर। ये फैसला जनाब जो इस पर एचबीएफसी के एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आया, और इसमें सेक्शन 11A बैंक्स नेशनलाइजेशन एक्ट का कोट किया गया 1974, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान नो वन कुड बी अपॉइंटेड एज सीओएमडी ऑफ अ फॉरेन नेशनल कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज सीओएमडी ऑफ अ नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी सरबरा की पोस्ट पर, बड़ी पोस्ट पर कोई अपॉइंट नहीं हो सकता किसी इदारे का स्टेट रन लोन प्रोवाइडर। ये बड़े इंपॉर्टेंट, स्टेट रन लोन प्रोवाइडर, यानी अगर सरकारी सतह पर, रियासती सतह पर लोन फराम किया जा रहा है, उसका सरबरा कोई फॉरेन नेशनल नहीं हो सकता। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है एचबीएफसी केस में, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन केस में। डुअल नेशनल, फिर बता रहा हूं, ये सिंगापुर के नेशनल थे एमडी एचबीएफसी, ये किसी बैंक के सरबरा सीईओ एमडी नहीं हो सकते, या स्टेट रन लोन प्रोवाइडर को हेड नहीं कर सकते। यानी अगर रियासत कोई कर्जा दे रही है तो उसके हेड अपॉइंट एक डुअल नेशनल नहीं हो सकता। ये कानून है, अदालत है, और इसमें भी मैं यकीनी तौर पर कोई बोलने वाला, ना कमेंट करने वाला, ना फैसला देने वाला, क्योंकि मैंने जो तक प्रेजेंट किया है वो सारे फैक्ट्स हैं। लेकिन मैं ये क्यों दिखा रहा हूं ये आपको बताता चलूं, क्योंकि मैं इसके बाद जो चीज दिखाने लगा हूं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या डुअल नेशनल्स मौजूद हैं, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सिटीजन जनाब, पासपोर्ट नंबर आपका 5176344555, नौशेर आदिल साहब, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, नौशेर आदिल, जून 2025 तक का आपका ये जो इस पर इसकी वैलिडिटी है पासपोर्ट की। पासपोर्ट नंबर जिस तरह मैंने कहा 5176344555,
ये ब्रिटिश पासपोर्ट नौशर मादिल साहब का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये वही शख्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग जिन्होंने अटेंड की है यूथ बिजनेस लोन स्कीम की। ये इस पासपोर्ट पे इनको क्लियरेंस भी नेशनल बैंक से मिल चुकी है, एक्सटेंशन भी मिल चुकी है, माशाल्लाह बेनिफिट्स भी सारे ले चुके हैं ये। और अब ये इनके पास एक फॉरेन पासपोर्ट भी है, ये आप देखें स्क्रीन पर। ये हैज अ फॉरेन पासपोर्ट, इज अ डुअल नेशनल। ये डुअल नेशनल है और यूथ बिजनेस लोन स्कीम की जो कमेटी थी उसके हेड थे, यानी कोर्ट का फैसला मौजूद है कि स्टेट रन लोन प्रोवाइडर कैन नॉट बी अ फॉरेन नेशनल, उसका हेड एक फॉरेन नेशनल नहीं हो सकता। लेकिन ये आप देखें ये डुअल नेशनल है नेशनल बैंक में, और ग्रुप चीफ ऑपरेशंस रहे हैं, ग्रुप चीफ ऑपरेशंस। और इसके साथ कानूनी मामला तो यकीनी तौर पर क्या होंगे मैं क्या बोलूं, लेकिन क्या ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है? ये छुपाया गया ब्रिटिश पासपोर्ट? सर ये छुपाया गया कि ब्रिटिश पासपोर्ट, क्या बैंक को पता है कि ये ब्रिटिश पासपोर्ट है? क्या ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और बैंक में बैठे नेशनल बैंक में? या आप किसी अहम ओहदे पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर, पाकिस्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को लेकर, मैंने जिस तरह कहा किसी की साख को मजरू करना, किसी को डिफेम करना हरगिज मकसद नहीं है। लेकिन वजीर आजम का ख्वाब पूरा क्यों ना हुआ? डिस्प्लेसमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की खुर्दबुर्द कैसे हुई? और फिर उसके बाद ये डुअल नेशनल्स ये क्या कर रहे हैं बैंक में? ये ऑपरेशन चीफ बने हुए हैं, ये यूथ लोन स्कीम को हेड कर रहे हैं। ये क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नेशनल बैंक के लोग साजिश कर रहे थे? या इनके सहूलतकार कौन थे? यानी किसकी ईमा पर इनको दोबारा एक्सटेंशन मिल गई? क्या कोई किसी को जानता हो, मिसाल के तौर पे कोई किसी हारून को, कोई किसी असगर को, कोई किसी को भी जानता हो, उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी? ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट मामला आते हैं। ये सवालात बेनकाब होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये कमिटीज काम करेंगी और यकीनी तौर पर ये जो इंक्वायरीज हैं ये आगे बढ़ेंगी। मैंने आज बेनकाब किया है डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, यूथ बिजनेस लोन के हवाले से, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के आखिरकार कौन से अनासिर हैं जो मुलव्विस हैं इस पूरे मामले में, कौन से बदनुमान अनासिर मुबीना तौर पर हैं, और किसी को डिफेम नहीं। लेकिन ये हकायक तो है ना, इन पर कौन कार्रवाई करेगा? इसी नोट पर वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। लिख सकते हैं आप हमें लिख के भेज सकते हैं कोई ऐसी चीज जिसको आप चाहते हैं हम बेनकाब करें। अपना फीडबैक तहकीकात करेंगे हम और उसको उसके आखिरी नुक्ते तक पहुंचेंगे। लिखिएगा ईमेल पर, फेसबुक पेज पर और ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक।